बात करेंगे मोशन के बारे में, है ना। ये फिजिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर है साइंस में, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपने मोशन, रेस्ट, ये सब वर्ड सुने होंगे, है ना। डेली लाइफ में यूज होते हैं कि वो मोशन में है, वो रेस्ट पे है ना। बट एग्जैक्टली जैसे हमको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से शायद नहीं आप सोचते होंगे, सोचते भी होंगे कुछ लोग, ऐसा नहीं कि नहीं सोचते होंगे, बट जनरली लोग नहीं सोचते। अभी आप 9th क्लास में हैं तो अभी वो चीज़ डेवलप नहीं हुई है। तो जैसे मान लो अभी मैं खड़ा हूँ, क्या हूँ, खड़ा हूँ, तो आप क्या बोलोगे, सर आप रेस्ट पे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि हमारे रिस्पेक्ट में मकान भी रुका हुआ है, मतलब हर चीज़ क्या हुआ, ठहरी हुई है ना। हम भी उसके रिस्पेक्ट में ठहरे हुए हैं, तो हम बोलेंगे कि हम रेस्ट में। अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उससे उससे मान लो एक वॉल है, वॉल से टाइम रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, हम अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। क्या क्या चेंज कर रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब हम मोशन में, किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहे हैं, वॉल के रिस्पेक्ट में। नहीं समझे? तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई बॉडी टाइम के साथ पोजीशन चेंज करेगा अपना, अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करेगा, किसके रिस्पेक्ट में, जिसके भी रिस्पेक्ट में आप देख रहे होगे, वो उसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं उसको, ठीक है ना। अगर टाइम के साथ पोजीशन उस बॉडी का चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है बॉडी उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पे है। और अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो बॉडी उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किस में है, अगर चेंज हो रहा है तो वो मोशन में, अगर वो चेंज नहीं हो रहा है पोजीशन तो वो रेस्ट पे है। कुछ समझ में आया? तो देखो इसका मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम देन इट इज सेड टू बी मोशन। बेटा इसमें रेफरेंस ऑफ पॉइंट, मतलब जो रेफरेंस पॉइंट होगा उसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ठीक है ना। व्हेन व्हाइल इफ ए बॉडी does not changes its position with time it is said to be in rest। समझ में? अगर बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, इसमें एक वर्ड ऐड कर लो बेटा, अभी मांगे बता देंगे ना। व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे लिख लीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, है ना, ये ऐसे लिख लीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, है ना। अभी रेफरेंस पॉइंट क्या होता है ये हम आपको बताएंगे आगे। व्हाइल इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, और यहाँ पे लिखना विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, है ना, आप ऐसे लिख लीजिएगा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है बेटा। रेफरेंस पॉइंट मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। हम इसका आपको एग्जांपल देते हैं कि अगर ये हम नहीं लगाएंगे तो फिर ये सही नहीं होगा। जनरली डेफिनेशन ये दी रहती है ना, रेफरेंस पॉइंट नहीं लिखते हैं आपकी क्लास लेवल पे, बट लिखना चाहिए, है ना। अब जैसे मान लो इस चीज अगर ये रेफरेंस पॉइंट अगर ना दिया होता तो देखना क्या इशू आता। जैसे मान लो हम खड़े हुए हैं, क्या है, हम खड़े हुए हैं, अच्छा हमारा पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है। आपको कैसे पता कि पोजीशन मेरा नहीं चेंज हो रहा है? आप बोलोगे सर आपके रिस्पेक्ट में वॉल वगैरह सब चीज रुका हुआ है ना, बट हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है। कैसे? क्योंकि अर्थ का तो बेटा मूवमेंट हो रहा है ना, अर्थ का तो मूवमेंट हो रहा है। अगर आप मून पे जाके बैठ के हमको देखेंगे तो हम अगर यहाँ पे जरूर रेस्ट पे हैं, लेकिन वहां से आपको क्या दिखेगा, अगर हमको किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से अगर हमको आप देख पाएंगे तो हमको क्या देखेंगे, हम रोटेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ भी रोटेट कर रहा है, नहीं समझे? बट हम अर्थ के रिस्पेक्ट में किस पे हैं, रेस्ट पे हैं, लेकिन मून के रिस्पेक्ट में हम रेस्ट पे नहीं है ना। तो इसीलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बोलना जरूरी है। अगर आप सिंपल बोल दोगे कि टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो मोशन में है, और टाइम के साथ अगर पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है तो रेस्ट पे है, ये चीज गलत है। आपको रेफरेंस पॉइंट जरूर ऐड करना पड़ेगा कि आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप किसी ट्रक में हैं, किसमें है, किसी ट्रक में है, और ट्रक आपका क्या है, पूरा क्लोज है। क्या है? पूरा क्लोज है, उसमें आप दो लोग हैं। क्या है? दो लोग हैं, और ट्रक मूव कर रहा है या नहीं मूव कर रहा है आपको नहीं पता चलेगा। कैसे? ऐसी जगह पे मूव करना चाहिए ताकि उसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ताकि आपको हिलो डुलोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ मूव कर रहा है। हिलना डुलना नहीं चाहिए, एकदम फ्लैट जमीन पे चलना चाहिए ट्रक, आपको पता नहीं चलेगा कि ये मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको सब दिखेगा आपके रिस्पेक्ट में क्या है, जो भी आपको अंदर चीज दिखेगा आपके रिस्पेक्ट में क्या है, सब रेस्ट पे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मूव कर रहा है कि नहीं। मूव करना तो कब पता चलता है, जब कोई चीज किसी के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होती है, आपको फील आएगा कि डिस्टेंस वेरी कर रही है, इट मीन्स
वो चीज़ किसमें है, मोशन में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेफरेंस पॉइंट का अपना यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, ठीक है ना। सो अब हम लोग आगे बात करेंगे, है ना, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स। जैसे अभी रेफरेंस पॉइंट आया, ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, वैसे आइडिया लग गया होगा कि किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना जिस फ्रेम से या जिस जगह से, उसी को क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। मतलब ऑरिजिन बोल सकते हैं, आपकी क्लास लेवल पे ऑरिजिन भी बोल देते हैं इसको, रेफरेंस पॉइंट को, ठीक है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है, मोशन में हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट डील करते हैं। क्या करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। तो अभी आपको ये समझ में आ गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना, फिर हम लोग आगे बात करते हैं बेटा, है ना। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर अब मोशन और रेस्ट जो कंसेप्ट है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है ना, आप देख रहे होगे, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में या फिर रेस्ट में। तो इसका मतलब है कि मोशन और रेस्ट ये कैसे कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। मतलब इसका मतलब है कि मोशन और रेस्ट आपका एब्सोल्युटली कोई मतलब नहीं है, एब्सोल्यूट रेस्ट एब्सोल्यूट मोशन का कोई मतलब नहीं बेटा। एब्सोल्यूट रेस्ट एब्सोल्यूट मोशन का मतलब ये होता है कि ऐसा मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट जो हमेशा एब्सोल्यूट रेस्ट पे हो, तभी उसके रिस्पेक्ट में कोई भी अदर चीज देखोगे तो वो भी एब्सोल्यूट में ही आएगा। लेकिन ऐसा कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता जो एब्सोल्यूट रेस्ट में हो। क्यों, क्योंकि आप मान लो अर्थ पे हैं तो अर्थ भी तो मूव कर रहा है, नहीं समझे। एब्सोल्यूट रेस्ट पे अगर मैं यहाँ से खड़े होकर किसी चीज को ऑब्जर्व करूंगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारा जो हम उसके लिए रेफरेंस पॉइंट होंगे ना, हमारा जो उनका रेफरेंस पॉइंट है वो किसमें, मोशन में। अब मोशन में है तो एब्सोल्यूट रेस्ट तो है नहीं, तो वो भी एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं हो सकता है या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं हो सकता। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब है कि मोशन और जो रेस्ट है वो आपका एक रिलेटिव कंसेप्ट है। क्या है, इट इज ए रिलेटिव कंसेप्ट, ठीक है ना। एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट पॉसिबल नहीं होता है। तो कभी भी अगर कोई मोशन और रेस्ट की बात करेगा तो वो इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा है, रिलेटिव मोशन रिलेटिव रेस्ट, एक तरीके से। एब्सोल्यूट मोशन एब्सोल्यूट रेस्ट की बात नहीं करेगा, ठीक है ना। अब देखो मैं बात करता हूँ पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक्चुअली क्या होता है, मोशन में या काइनेमेटिक्स भी बोल देते हैं 11वीं क्लास में इसको। मोशन में हम लोग जनरली ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। क्या क्या मान के चलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट तो कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब जिसका डायमेंशन क्या हो, नेग्लेजिबल हो, मतलब जो बहुत छोटा। अब जैसे हम है, अगर हमको कोई ऑब्जेक्ट मानेगा तो हम छोटे नहीं ना, है ना। तो मतलब कैसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी को बोल सकते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो देखो, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन बाय डिस्टेंसेस व्हिच आर मच ग्रेटर देन इट्स साइज। इसका मतलब है कि मान लो हम मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं। हमारा हाइट जो है वो 170 के आसपास होगा ना, और हमारा जो पोजीशन चेंज कर रहा है, मान लो वो 100 किलोमीटर चेंज हो रहा है। कितना हो रहा है, 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर जो मेरा पोजीशन चेंज हुआ है, 100 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में जो मेरा हाइट है वो क्या है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही मच स्मॉलर है। क्या है, मच स्मॉलर, या बोल सकते हैं जो डिस्टेंस है वो मच क्या है, ग्रेटर है हमारी साइज से। तो हम उस सिचुएशन में हम कैसे बिहेव करेंगे, एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, उस डिस्टेंस का जो लेंथ है, लंबाई है, उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा अगर हुआ तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा उस सिचुएशन के लिए। सिंपल सी ये बात है, ठीक है बेटा। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन बाय डिस्टेंसेस व्हिच आर मच ग्रेटर देन इट्स साइज, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं रेफरेंस पॉइंट की, ठीक है ना, या रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी इसको बोलते हैं बेटा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब बेटा बात करते हैं रेफरेंस पॉइंट। इसकी बात करते हैं रेफरेंस पॉइंट। A point or some stationary object with respect to which the body continuously changes its position in the state of motion is known as origin or reference point। इसका मतलब है कि बॉडी अगर कोई किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है या उस पॉइंट से ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो जो पॉइंट होता है उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस, है ना, या रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। रेफरेंस पॉइंट उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी। आप जिस फ्रेम में खड़े होगे उसको देखते हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। तो मैं फिर अगेन एक बार समझा देता हूँ आपको।
मोशन सिंपली कि अगर कोई बॉडी किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रही है तो उसे बोलेंगे कि मोशन में, अगर पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो उसे बोलेंगे हम रेस्ट। ठीक है ना, इसका मतलब समझ में आया कि एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है ना, मोशन बेटा मोशन को डिवाइड डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे किया जा सकता है। तो मैं फर्स्ट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, है ना। आपने सुना होगा ना, कोई अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है ना, तो वो यूनि डायरेक्शन है ना। अगर मान लो जिसे होता क्या है, आप बोलते हैं ना कि अगर सिंपली अगर किसी प्लेन में सिंपली कोई अगर कोई ऑब्जेक्ट एक लाइन में चल रहा है, किधर चल रहा है, एक लाइन में, तो हम उसे बोलते हैं 1D मोशन। क्या बोलते हैं, 1D मोशन। 1D मतलब वन डायमेंशनल। क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल। बेटा स्ट्रेट लाइन पे इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेन में स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, है ना। और अगर एक ही प्लेन में वो अगर कर्व पाथ पे चल रहा है, एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लो यही होता है ना बेटा एक्स बाय, और एक्स बाई जो प्लेन होता है वो तो प्लेनर होता है ना। तो मान लो अगर यही अगर एक प्लेन है जिसको मैं बोल दूं एक्स बाई प्लेन, क्या बोलते हैं, एक्स बाई प्लेन। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट इधर एक लाइन के अलोंग चल रहा है, अगर एक लाइन के अलोंग चलेगा तो बेटा क्या बोलेंगे, सिर्फ एक डायमेंशन है उसका, एक्स बोल सकते हैं उसको, है ना। तो बोलेंगे कि वन डायमेंशनल मोशन है। कैसा है, वन। अगर यही वो कर्व पाथ पे चलता है, कैसे चलता है, कर्व पाथ पे, तो इसका मतलब है इसमें एक्स भी आएगा और बाई भी आएगा। कर्व पाथ पे बेटा कब, जब वो प्लेन में होगा। प्लेन में अगर कर्व पाथ पे चलेगा तो वो कैसा उसका मोशन होगा, टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन, है ना, 2D मोशन बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अगर मान लो स्पेस में मतलब वहां पे एक्स भी और वाई भी और जेड भी है, अगर स्पेस में कर्व पाथ पे मूव करेगा तो वो आपका कैसा मोशन होगा, 3 डायमेंशनल मोशन। बेटा स्ट्रेट लाइन नहीं बोलते हैं स्पेस में, ठीक है ना। ये यहाँ पे सही, पार्टिकल मूविंग ऑन कर्व पाथ है ना, पार्टिकल मूविंग ऑन कर्व पाथ इन स्पेस, है ना। ठीक है बेटा, अगर स्पेस में अगर आपका पार्टिकल कर्व पाथ पे मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसका कैसा मोशन है, 3D मोशन है। तो हम इसका पढ़ लेते हैं। 1D मोशन, इट इज द मोशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर कोई सिंपली स्ट्रेट लाइन प्लेन में चल रहा है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, लिखते नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। 2 डायमेंशनल मोशन, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए कर्व पाथ इन ए प्लेन हैज 2 डायमेंशनल मोशन, है ना, 2D। डी को मैं डायमेंशन को डी लिख दिया हूँ, ठीक है ना। पार्टिकल मूविंग ऑन कर्व पाथ इन स्पेस, 3D मोशन, ठीक है ना, ऐसे शॉर्ट में लिख लो इसको। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जनरली एनसीईआरटी में ये सब नहीं दिया रहता है ना। एनसीईआरटी में स्टेट ऑफ मोशन के हिसाब से दिया गया है ना, तो वो भी हम लोग नेक्स्ट जो टाइप्स में है ना, ये ए मैंने पढ़ा है, बी पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है, कठिन नहीं है ना। और हम आपको चीज़ें थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं कि आपको जो एनसीईआरटी में लिखा है वही है ना, कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाओ, लाइक आप जो अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं आप उनको दो, है ना। और मेन मोटिव मेरा रहता है कि आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है ना। हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है पढ़ाने का वो मेरा ये रहता है, इस पर्सपेक्टिव से पढ़ाते हैं कि आपको इंटरेस्ट है ना। इंटरेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार इंटरेस्ट अगर आपको आ गया तो फिर आपको हमारी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, है ना। बट अगर हम हेल्प करेंगे तो थोड़ा आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है बेटा। तो फील लेके पढ़िएगा एकदम, है ना, तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर साइंस और हिस्ट्री में क्या डिफरेंस रह जाएगा। तो आप एक एक चीज़ समझिए अच्छे से। अभी आप 9th में हैं और 9th में अगर चीज़ें इग्नोर करेंगे तो फिर आपका साइंस से में भी मन हट सकता है ना। ठीक है बेटा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। बेटा देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ मोशन। तो देखो अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ मोशन हम दो तरीके से इसको डिवाइड करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको यहाँ से नाम से ही आपको सजेस्ट हो रहा होगा कि यहाँ पे कोई चीज़ यूनिफॉर्म है, क्या यूनिफॉर्म तरीके से फॉलो हो रही है, किससे हो रही है, यूनिफॉर्म तरीके से फॉलो हो रही है। एंड यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म तरीके से। तो होता क्या है, यूनिफॉर्म मोशन बेटा उसको बोलते हैं कि अगर मान लो कि 2 सेकंड में अगर 2 मीटर, हर 2 सेकंड में
2 मीटर मतलब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इट मीन्स इक्वल इंटरवल, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर वो ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है। तो देखो ये लिखा है बॉडी सेड टू बी इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो बॉडी किस मोशन में होगी, यूनिफॉर्म मोशन में। अब देखो हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब सिंपली ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अगर वो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, क्या कर रहा है, डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो इसका देख सकते हैं, the body has a non-uniform motion if it travels an equal distance in equal intervals of time, ठीक है ना। तो अब बोलोगे सर हमको कुछ एग्जांपल्स बताइए। तो देखो नॉन यूनिफॉर्म के तो बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे कोई बॉडी फ्री फॉल करती है, क्या करती है, फ्री फॉल बोले तो अंडर ग्रेविटी कोई अगर मोशन बॉडी करती है तो उसे क्या बोलते हैं, फ्री फॉल, है ना। और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। कौन सा फोर्स सिर्फ लगना चाहिए, सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लगना चाहिए, है ना। ग्रेविटी फोर्स जानते हैं आप थोड़ा बहुत, है ना। अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं, है ना बेटा। यूनिफॉर्म मोशन में आपको सेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा कि देखो कंडीशन बताना पड़ेगा कि देखो ये एक ऑब्जेक्ट है एंड ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ना। तो ऐसे आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, बस सिंपल याद रखो। अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर ट्रैवल हो रहा है तो यूनिफॉर्म है, अगर अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अगर ट्रैवल हो रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है ना। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो फ्री फॉल, है ना, फ्री फॉल है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी, ऐसे भी लिख सकते हो, मोशन अंडर ग्रेविटी भी इसको लिख देते हैं, ठीक है बेटा। देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि मोशन रेस्ट क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। और टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े, तो क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ मोशन में दो, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन एंड अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ मोशन, है ना। दो तरीके से हम इसको डिफाइन किए हैं। जो फर्स्ट मैंने बताया था आपको अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैंने जस्ट आपको समझने के लिए बताया है। तो आप उसको डेफिनेशन वगैरह ऐसा रटने की जरूरत नहीं है। बस मैं तो बोलता हूँ कि आप कभी रटो मत, आप सिर्फ समझो, जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझो। और कभी भी अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में बना के उसको लिखिए अच्छे से, जो मेन चीज़ है, आपको मार्क्स मिलेगा, है ना। मे भी छोटी क्लास में हो सकता है क्योंकि टीचर्स लोग जनरली स्कूल का जो कैरिकुलम होता है वो लोग अपना जो एनसीईआरटी जो लिखा हुआ लाइन वही जब कहो तभी मार्क्स देता है ना। बट ऐसा नहीं है, साइंस में आप जो मेन चीज़ है वो चीज़ आनी चाहिए, वो जरूरी होता है। तो आप अगर आप इसको लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा क्योंकि ये उसी के अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन है, ठीक है बेटा। तो थोड़ा फील आया कि नहीं आया, है ना। चलो अब हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, है ना। इसके बारे में भी आपने सुना होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना, बड़ा कन्फ्यूजन रहता होगा इसमें। चलो उसको इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोशन में, है ना। इस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कुछ रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, उससे हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो आप लोग स्कूल जाते हैं, कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है। आप अपने घर से निकलते हैं ना, रोड को फॉलो करते हुए आप बस लेते हुए आप कहाँ पहुँचते हैं, स्कूल पहुँचते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है, अगर मैं पूछूं कि बेटा आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया तो आप क्या करोगे, आप अपना जो जिस पाथ से गए उस पाथ का क्या करोगे, पूरा लेंथ मेजर करोगे, है ना। वो जो पाथ का पूरा लेंथ जो आएगा वही आपका क्या होगा, बोलोगे सर मैंने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस तो मतलब समझ में आ गया कि ये बेसिकली क्या होता है, ये पाथ लेंथ होता है। क्या होता है, पाथ लेंथ, मतलब जो बॉडी जिस पाथ को फॉलो करता है जो उसकी लेंथ होती है वही क्या होता है, वही वो उस बॉडी की डिस्टेंस ट्रेवल की हुई होती है। ये इतना समझ में आया, ठीक है ना। तो डिस्टेंस सिंपल क्या है, पाथ लेंथ है, क्या है, पाथ लेंथ, जो कि बॉडी के द्वारा कवर किया जाता है, ठीक है ना। एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे मान लो आप घर से चले एंड स्कूल पहुंचे तो आपने जो पाथ ट्रेवल किया वो पाथ लेंथ आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। लेकिन स्कूल से और घर के बीच में अगर मैं मिनिमम डिस्टेंस बोलूँ
क्या बोलूँ, मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम बेटा डिस्टेंस कौन सा होगा, जब आप अपना स्कूल से और घर से एकदम सीधा लाइन खींचेंगे, सीधा लाइन एकदम, वही चीज मिनिमम आएगा उसके बीच में। जब स्ट्रेट लाइन आएगा तभी ना मिनिमम आएगा। तो जो मिनिमम, जो स्ट्रेट लाइन वाला जो डिस्टेंस आएगा, मिनिमम डिस्टेंस, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को ही बेटा डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब है जो पाथ लेंथ होता है वो डिस्टेंस होता है, और जो मिनिमम डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है ना ऑब्जेक्ट की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Distance, the path length between the initial and final position of the particle gives the distance covered by the particle. सिंपल है, या सिंपली लिख सकते हो कि इट इज ए पाथ लेंथ, है ना, डिस्टेंस का डेफिनेशन, है ना। डिस्प्लेसमेंट में आप देखोगे द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, वही चीज है ना। तो सिंपल भाषा में डिस्टेंस जो है वो पाथ लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसका मतलब देखो, अगर मैं पूछूं आपसे, अगर मैं बात करूं कि कौन बड़ा होगा, तो आप हमेशा बोलोगे कि सर डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, है ना। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा सिर्फ बड़ा ही होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से, बराबर भी हो सकता है। कब बराबर हो सकता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन पे मूव करे। अगर स्ट्रेट लाइन मूव करोगे बेटा, तो आपका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में भी क्या आएगा, जो पाथ लेंथ आएगा वो स्ट्रेट लाइन ही आएगा एक तरीके से, वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो उस केस में आपका डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। बट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा कभी नहीं हो सकता, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं एक बना लेता हूँ, जैसे मान लो ये ए है ना, और ये बी पॉइंट, क्या है, ये बी पॉइंट है। ये हम ऐसे 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 घूमते घूमते यहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, यहाँ। मान लो ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है जो ट्रेवल किया है, मान लेता हूँ ये एल लेंथ, क्या मान लेता हूँ, जैसे एल है ना, और ये मान लो मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, इसे मैंने बोल दिया एस, है ना। तो ये जो एल है ये डिस्टेंस है, ये क्या है, ये डिस्टेंस है बेटा। एल क्या है, बेसिकली इसका लेंथ है, एल क्या है, इसका लेंथ है, और एस किसका लेंथ है, इसका लेंथ है। तो ये जो एल है ये क्या है, ये डिस्टेंस है, और ये एस क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। नहीं समझ में आया, समझ आ गया ना। जो एस है वो क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा, एंड एल जो होगा वो क्या होगा, वो आपका डिस्टेंस होगा। अगर मैं इसको इनक्वालिटी और इक्वलिटी के रूप में लिखें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बेटा जो डिस्टेंस होगा, क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब बड़ा या उसके बराबर, किसके, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, जो डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर या उससे बड़ी होती है, ठीक है ना। तो इसको फील करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं अगर आ गया तो आप दोबारा से देखिए। वैसे बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे चल रही हैं, ठीक है ना। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, अच्छा आपने ये सुना है वेक्टर के बारे में, व्हाट इज वेक्टर, है ना। वेक्टर, स्केलर, ये सुना होगा आपने थोड़ा बहुत, 8 में अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो, है ना। फोर्स की बात करते हैं वहाँ पे ना, कि फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। बेटा होता क्या है कि जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लाइक मैं बोलता हूँ वेलोसिटी स्पीड, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी और स्पीड। तो देखो कोई भी क्वांटिटी के पास दो चीज़ें हो सकती हैं, उसके पास मैग्नीट्यूड हो सकता है एंड डायरेक्शन हो सकती है। क्या हो सकती है, डायरेक्शन। तो जैसे वेलोसिटी, जैसे फोर्स होता है, तो फोर्स कितना लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ना उसमें। तो कितना लग रहा है वो तो मैग्नीट्यूड हो गया, मान लो 1 न्यूटन लग रहा है मतलब मैग्नीट्यूड, और मान लो ईस्ट की तरफ लग रहा है, किधर लग रहा है, टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो इसका मतलब है कि फोर्स के लिए आपका दोनों ही चीज मैटर करती है, लाइक मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी। इसका मतलब फोर्स क्या है, फोर्स आपका वेक्टर है, क्या है, वेक्टर है। मतलब जो वेक्टर क्वांटिटी होता है वो किससे मिलके बनता है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, और जो स्केलर होता है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मिलके बनता है ना। मैग्नीट्यूड और ये क्या होता है, ये मैं आपको भी डायमेंशन में पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप दोबारा से उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है बेटा। सो अब यहाँ बात करते हैं कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन फिक्स है, अच्छा देखो डिस्टेंस यही है ना, पाथ लेंथ, ये डायरेक्शन का फिक्स है क्या, नहीं है फिक्स। डिस्टेंस का डायरेक्शन फिक्स नहीं है। इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है वो आपका क्या है,
स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? अब देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा बेटा, ये आप सीधा जाओगे तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या? घूम नहीं रहा है ना। तो ये इसका डायरेक्शन क्या है? एक तरीके से फिक्स है, वो बी की तरफ पॉइंट कर रहा है एकदम। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डायरेक्शन, बेटा मैग्नीट्यूड तो होगा है ना, लेंथ है वो तो मैग्नीट्यूड होगा, तो डायरेक्शन भी मैटर कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। दूसरी चीज बेटा, डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? लेंथ है। मतलब दोनों ही क्या है? सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज लगभग है ना। यूनिट भी इनका क्या होगा? सेम होगा, बट फर्क कितना है? ये आपका स्केलर होता है एंड ये क्या होता है? आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना बेटा। और ये जो कंसेप्ट मैंने स्केलर वेक्टर और ये सब बोला है, ये आप लिख लीजिएगा जरूर, ठीक है, जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिख लेते हैं, इसमें लिख लो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसमें लिख लो, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब बेटा होता है ओनली मैग्नीट्यूड। क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसका मतलब क्या था? ओनली मैग्नीट्यूड। और इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, प्लस डायरेक्शन, ठीक है ना। अभी हम लोग की बात हुई थी कि ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। इसका मतलब है कि सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज है ना। तो इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर होगा, और इसका यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। बेटा ऐसा यूनिट की बात करता है, इसलिए मैं मीटर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें लिखना इट्स SI यूनिट इज मीटर, है ना। और सिंपली क्या लिख देते हैं? इसमें लिख लीजिएगा इट्स SI यूनिट इज मीटर, है ना। स्मॉल एम से लिख देते हैं, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना, कि यूनिट सेम है बट क्या है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, मान लो एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल है और एक बॉडी यहाँ पे इस सर्कल पे मूव कर रही है। क्या कर रही है? एक बॉडी इस सर्कल पे मूव कर रही है। तो मूव करके मान लो ये यहाँ से, ये इसका इनिशियल पॉइंट है। क्या इनिशियल पॉइंट है? और ये यहाँ पे घूम के ऐसे यहाँ पे आ गया फाइनल पॉइंट। कहाँ पे आ गया? फाइनल पॉइंट पे। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि बेटा इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर सिंपली ये पाथ ने ट्रेवल किया है, ये पाथ ने ट्रेवल किया है। अगर ये पाथ ट्रेवल किया तो इसका जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस आएगा, क्योंकि पाथ लेंथ ही क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो बेटा ये लेंथ कितना होगा? अच्छा ये जो, अगर इसका मैं रेडियस बोलता हूँ कैपिटल R, तो ये पूरा लेंथ 2πr होता है, और आपको दिख रहा होगा ये आधा है ना। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2πr डिवाइड बाई 2। नहीं समझे? दैट इज πr, ठीक है बेटा। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की इस केस में, किसकी बात करूं? डिस्प्लेसमेंट की बात करूं। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो सिंपली क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, दैट इज स्ट्रेट लाइन जो खींचते हैं। तो जैसे इसका आप स्ट्रेट लाइन खींचोगे, ये क्या आएगा? ये डायमीटर ही आएगा। क्या आएगा? डायमीटर आएगा। क्या आएगा? डायमीटर आएगा। और डायमीटर का लेंथ कितना होता है? 2r होता है। क्या होता है? 2r होता है, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया ना, आप लिख लीजिएगा इसको। तो सिंपल है, आपको कठिन नहीं लग रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। अगर आप थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, जितना भी चीज़ें मैंने आज बताई हैं आपको इस लेक्चर में, है ना। और इंटरेस्ट लीजिए, आप इंटरेस्ट लेके पढ़िए, बुक्स को भी पढ़िए, है ना। और समझिए हर चीज़ को कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि साइंस में हर चीज़ का लॉजिक होता है। लगभग हर चीज़ का आपको लॉजिक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप सोचो और लोग से डिस्कस करो, अपने फ्रेंड से डिस्कस करो, अच्छे फ्रेंड से, है ना। ठीक है बेटा, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, है ना, इसी टॉपिक पे बेस्ड। थैंक यू।